गुड मॉर्निंग क्लास। आज हम लोग बात करेंगे बचे हुए पार्ट के बारे में जो टीआईजी वेल्डिंग से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे थे। तो इसमें बेसिकली जो पार्ट हम लोग डिस्कस किए थे उस पर थोड़ा सा रिव्यू कर लेते हैं। हम लोग बात करते हैं गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसको बेसिकली हम लोग टीआईजी वेल्डिंग भी बोलते हैं। ठीक है, क्यों नाम दिया गया इसका टीआईजी? क्योंकि इसमें टंगस्टन इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल किया गया, इनर्ट गैस का इस्तेमाल किया गया, इसलिए इसको बोला गया टीआईजी वेल्डिंग। ठीक है, हाँ, इसमें ये चीज़ बताया गया। और जो आपका इनर्ट गैस नॉर्मली इस्तेमाल करते हैं वो आर्गन इस्तेमाल करते हैं, हीलियम इस्तेमाल करते हैं, या इनका कॉम्बिनेशन इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, शील्डिंग प्रोवाइड करने के लिए हम लोग इन इनर्ट गैसेस का इस्तेमाल करते हैं फॉर प्रोवाइडिंग द शील्डिंग टू द वेल्ड पूल। शील्डिंग क्यों प्रोवाइड करते हैं? शील्डिंग इसलिए प्रोवाइड करते हैं ताकि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाया जा सके आपका जो वेल्ड पूल है उसको। ठीक है, वेल्ड पूल को एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से बचाने के लिए आप शील्डिंग का यूज करते हैं। ठीक है, ये आपका फिगर था टीआईजी का। ठीक है, इसमें शील्डिंग के लिए आप एक सिलेंडर का इस्तेमाल करते थे। ये सिलेंडर गैस सप्लाई करता था। ठीक है, ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है, ये वर्कपीस है, यहाँ पे आर्क जनरेट हो रहा है, ये वेल्डिंग पावर सोर्स है। ठीक है, तो ये पार्ट्स आपके थे जिसको हम लोग पिछले लेक्चर में डिस्कस किए थे। ठीक है, टीआईजी वेल्डिंग सिस्टम के ऊपर बात हो गई थी। क्या क्या सिस्टम आपका है? एसी, डीसी पावर सोर्स, वेल्डिंग टॉर्च, वो एयर कूल्ड या वाटर कूल्ड हो सकता है। ठीक है, इनर्ट गैस, हीलियम आर्गन और देयर मिक्सचर, ये था। टॉर्च के मूवमेंट के लिए कंट्रोल सिस्टम था, मैनुअल, सेमी ऑटोमेटिक या ऑटोमेटिक। तो इस पे बात हुई थी। इस पॉइंट पे आना था हमको टीआईजी वेल्डिंग सिस्टम में। तो दिस प्रोसेस यूजेस द हीट जनरेटेड बाय एन इलेक्ट्रिक आर्क बिटवीन द नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड। जो आप इलेक्ट्रोड इस्तेमाल करते हैं टीआईजी में, वह इलेक्ट्रोड कौन सा है? नॉन कंज्यूमेबल इलेक्ट्रोड, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है। नॉन कंज्यूमेबल मतलब ऐसा इलेक्ट्रोड जो कंज्यूम ना हो, जो खत्म ना हो वेल्डिंग के दौरान। ठीक है, और वर्कपीस के बीच में नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड और वर्कपीस के बीच में एक इलेक्ट्रिक आर्क जनरेट होता है, क्रिएट होता है, जिससे आपको हीट मिलता है, जिससे आपको हीट मिलता है। वही हीट रिस्पॉन्सिबल होगा वेल्डिंग पर्पस के लिए। और जो वर्कपीस होगा वो मोस्टली रिएक्टिव मेटल्स लाइक स्टेनलेस स्टील, एल्यूमिनियम, मैग्नीशियम एक्सेट्रा फॉर मेल्टिंग ऑफ फेइंग सरफेस। फेइंग सरफेस कौन सा होगा? फेइंग सरफेस वह सरफेस होगा जो कि एक्चुअली में मेल्ट होगा, जिस सरफेस पर वेल्डिंग ऑपरेशन आपका परफॉर्म होगा। ठीक है, वो फेइंग सरफेस है। फॉर मेल्टिंग ऑफ फेइंग सरफेसेस एन inert gas is used for shielding the arc zone। इनर्ट गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं किसके लिए? शील्डिंग पर्पस के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। वेल्ड पूल फ्रॉम द एटमॉस्फेरिक गैसेस। ठीक है, तो ये टीआईजी वेल्डिंग सिस्टम आपका था। पावर सोर्स के ऊपर बात कर लेते हैं। टीआईजी वेल्डिंग नॉर्मली यूजेस कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्स। जो आप पावर सोर्स इस्तेमाल कर रहे हैं तो कौन सा आपका पावर सोर्स? आपका कांस्टेंट करंट टाइप पावर सोर्स है, with a welding current ranging from 3 to 200 ampere or 5 to 300 ampere or higher।
जो आपका वेल्डिंग करंट है वो 3 से 200 एम्पेयर या 5 से 3000 एम्पेयर 300 एम्पेयर या उससे ज़्यादा वेल्डिंग करंट का यूज़ करते हैं। वेल्डिंग वोल्टेज रेंजिंग फ्रॉम 10 to 35 वोल्ट एट 60% ड्यूटी साइकिल। वोल्टेज है वो आपका 10 से 35 वोल्ट और 60% ड्यूटी साइकिल पे। ठीक है। प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ बाल टिप शेप विथ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव। ये जो टंगस्टन इलेक्ट्रोड का आप इस्तेमाल कर रहे हैं ये, तो यहाँ पे प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड के बारे में बात किया गया है। वैसे आप ऐसे टंगस्टन इलेक्ट्रोड का भी इस्तेमाल कर सकते हैं जिसके ऊपर थोरियम, जिरकोनियम या लैंथनम की कोटिंग की रहेगी। तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एसी वेल्डिंग उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव भी इस्तेमाल कर सकते हैं, जो कि नेक्स्ट पॉइंट पे बात करेंगे। तो प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ बाल टिप शेप विथ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्रोवाइड गुड आर्क स्टेबिलिटी। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं, इसका मतलब इलेक्ट्रोड का जो टर्मिनल होगा वो नेगेटिव टर्मिनल होगा, और अगर इलेक्ट्रोड का टर्मिनल नेगेटिव टर्मिनल होगा तो इसका मतलब उस पर जो हीट जनरेट होगा वो 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा उस इलेक्ट्रोड पर। इलेक्ट्रोड पर जो हीट जनरेट होगा वो 1/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा अगर आप डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो। ठीक है। तो यहाँ पे बताया गया कि अगर आप प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड ऑफ बाल टिप शेप विथ डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव प्रोवाइड्स गुड आर्क स्टेबिलिटी। ठीक है, ये बताएगा। इसके अलावा भी आप थोरियम, जिरकोनियम, लैंथनम मॉडिफाइड टंगस्टन इलेक्ट्रोड कैन बी यूज्ड, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, विथ एसी एंड डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव एज कोटिंग ऑफ दीज एलिमेंट्स। इसकी कोटिंग करने से क्या होगा, ऑन प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड improves the electron emission capability which in turn enhance the arc stability। ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन इमिशन कैपेबिलिटी कब बढ़ेगी, जब प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड के ऊपर थोरियम, जिरकोनियम या लैंथनम की कोटिंग की रही होगी। उससे क्या होगा, इलेक्ट्रॉन इमिशन कैपेबिलिटी बढ़ेगी जो कि आर्क की स्टेबिलिटी को इनहेंस कर देगी। उस पर्टिकुलर टाइम पे आप एसी वेल्डिंग का यूज कर सकते हैं या डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का इस्तेमाल करेंगे। ओके, नेक्स्ट पावर सोर्स। TIG welding with direct current electrode positive is preferred over welding reactive metals like aluminum to make advantage of cleaning action। होता क्या है कि एक लेयर जो है उसके ऊपर से वो रिमूव करता है, और चूंकि हीट का इन्वॉल्वमेंट ज़्यादा होगा जब आपका पॉजिटिव टर्मिनल होगा उस पर 2/3 ऑफ टोटल हीट जनरेट होगा। तो TIG welding with direct current electrode positive is preferred for welding of reactive metals like aluminum to take advantage of cleaning action due to the development of mobile cathode spots। कैथोड स्पॉट क्रिएट हो जाएगा कैथोड के पास, मोबाइल कैथोड स्पॉट्स in the workpiece side due to the welding which loses the tenacious alumina oxide layer। This helps to clean the weld pool। ठीक है, क्लीनिंग एक्शन के पर्पस के लिए हम डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव का इस्तेमाल कर रहे हैं। क्यों,
क्योंकि रिएक्टिव मेटल्स जैसे कि एल्युमिनियम के केस में क्या एडवांटेज होगा, अगर आप डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड पॉजिटिव इस्तेमाल कर रहे हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे आप ये देखेंगे कि कैथोड जो कि आपका वर्कपीस होगा, वहां पर आप देखेंगे कैथोड स्पॉट पॉइंट होगा, कैथोड स्पॉट जगह होगी इन द वर्कपीस साइड ड्यूरिंग वेल्डिंग, विच लूजन्स द tenacious alumina oxide layer, और ये क्या करेगा, वेल्ड पूल को क्लीन रखने में मदद करेगा। तो डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलरिटी is used for welding of metals such as carbon steel that don't require much cleaning। तो हम निगेटिव टर्मिनल उसको रखते हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे जब हमको बहुत ज़्यादा क्लीनिंग की आवश्यकता नहीं होती है, जैसे कि कार्बन स्टील के केस में, जैसे कि कार्बन स्टील के केस में। अब सेटअप देखिए, गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग का सेटअप। ये आपका इलेक्ट्रोड होल्डर है, ये इलेक्ट्रोड है सेटअप, टंगस्टन इलेक्ट्रोड। आर्क इनिशिएट हो रहा है, मोल्टन वेल्ड मेटल है, सॉलिडिफाइड वेल्ड है, ये जोन जो है यहाँ सॉलिडिफिकेशन हो रहा है, सॉलिडिफाइड वेल्ड जोन है, फुट पेडल है, इसके इस्तेमाल से आप ऑन ऑफ सिस्टम यूज कर सकते हैं। इनर्ट गैस पावर सप्लाई है, ये आपका सिलेंडर है, कूलिंग वाटर सप्लाई है, ताकि जो आपका इलेक्ट्रोड है और जो सिस्टम है आपका टॉर्च और इलेक्ट्रोड का, वह ओवरहीट ना हो। यहाँ पे फिलर वायर का इस्तेमाल किया गया है, ठीक है। तो इस तरीके का सेटअप है आपका गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग। इसमें क्या है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड है जो कि दिखाया गया है, टंगस्टन इलेक्ट्रोड, दिखाया गया है टंगस्टन इलेक्ट्रोड, ठीक है। टंगस्टन का इलेक्ट्रोड है, इनर्ट गैस का इस्तेमाल कर रहे हैं, इनर्ट गैस सप्लाई इस्तेमाल कर रहे हैं, आप देख रहे हैं, ठीक है। इसीलिए इसका नाम दिया गया टंगस्टन इनर्ट गैस वेल्डिंग, TIG वेल्डिंग टॉर्च। तो TIG welding torch includes three main parts, namely non-consumable tungsten electrode, ठीक है। TIG welding torch includes three main parts, namely non-consumable tungsten electrodes, collets and nozzle। वेल्डिंग टॉर्च में तीन कंपोनेंट होते हैं, नॉन कंज्यूमेबल टंगस्टन इलेक्ट्रोड हो गया, कॉलेट्स होगा जो कि उसको होल्ड करेगा, और नोजल है, ठीक है। द collet is primarily used to hold the tungsten electrode of varying diameter in position, ठीक है। Nozzle helps to form a firm jet of inert gas around the arc। इस इनर्ट गैस का रोल क्या है आपका, इनर्ट गैस का रोल है आपका शील्डिंग प्रोवाइड करना। तो नोजल हेल्प्स to form a firm jet of inert gas around the arc, weld pool and tungsten electrode। तो इस नोजल के मदद से आप इनर्ट गैस को आर्क के आसपास, उस वेल्ड पूल के आसपास और टंगस्टन इलेक्ट्रोड के चारों तरफ आप
एक जेट को, इनर्ट गैस के जेट को ट्रांसफर करते हैं। द डायमीटर ऑफ गैस नोजल मस्ट बी सेलेक्टेड in light of expected weld size of weld pool so that proper shielding of the weld pool can be obtained by forming cover of inert gas. अब जो गैस नोजल आप इस्तेमाल करते हैं उसका डायमीटर इस तरीके से सेलेक्ट होना चाहिए कि जो वेल्ड पूल है उसको प्रॉपरली वो शील्ड कर सके, कवर कर सके, ताकि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन से उस पूरे वेल्डेड जोन को बचाया जा सके, ऑक्सीडेशन होने से बचाया जा सके, ताकि वेल्ड का जो स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे। टिपिकल फ्लो रेट ऑफ शील्डिंग इनर्ट गैस may vary from 5 to 50 liter per minute. Flow rate of shielding inert gas 5 से 50 लीटर पर मिनट। TIG welding torch is generally rated on the basis of their current carrying capacity, as it directly affects the welding speed and so the production rate. तो वेल्डिंग टॉर्च का रेटिंग जो है वो किस पे बेस होता है? जो आपका करंट कैरिंग कैपेसिटी है उस टॉर्च की, उसके ऊपर डिपेंड करेगा। तो TIG welding torch is generally rated on the basis of the current carrying capacity, as it directly affects the welding speed and so production rate. वेल्डिंग स्पीड और प्रोडक्शन रेट को ये अफेक्ट कर रहा है। कौन सा? करंट कैरिंग कैपेसिटी ऑफ अ इलेक्ट्रोड, उसके हिसाब से हम रेटिंग करेंगे वेल्डिंग टॉर्च की। डिपेंडिंग अपॉन द करंट कैरिंग capacity, the welding torch can be either water or air cooled. कूलिंग क्यों किया जा रहा है? ताकि हीट को डेसिपिएट किया जा सके। भाई हीट इतना ज्यादा जनरेट होगा, उस हीट को आपको डेसिपिएट भी तो करना होगा। बताओ, उस हीट को डेसिपिएट भी तो करना होगा कि नहीं? तो डिपेंडिंग अपॉन द करंट कैरिंग कैपेसिटी,
The welding torch can be either water or air cooled. Air cooled welding torch is generally used for lower range of welding current. किसके लिए इस्तेमाल किया था एयर कूल्ड वेल्डिंग टॉर्च? लोअर रेंज ऑफ वेल्डिंग करंट देन वाटर कूल्ड टॉर्चेस. ऑब्वियस सी बात है कि करंट ज़्यादा कैरी करेगा तो वहाँ हीट जनरेशन आपको ज़्यादा मिलेगा, और तब आपको एयर कूल्ड से आपका काम नहीं चलेगा, आपको वाटर कूल्ड सिस्टम यूज में लाना पड़ेगा. ठीक है. नेक्स्ट पॉइंट, फिलर वायर. Filler metal is generally not used for welding thin sheets by TIG welding. अगर आप थिन शीट की वेल्डिंग कर रहे हैं उस पर्टिकुलर टाइम पे आपको फिलर वायर की ज़रूरत नहीं पड़ेगी. Welding of thick steel plates by TIG welding to produce high quality weld for critical applications such as joining of nuclear and aerospace components requires additional filler metal to fill the grooves. तो जब आप थिकर स्टील प्लेट की वेल्डिंग टीआईजी वेल्डिंग से कर रहे हैं तो हाई क्वालिटी वेल्ड पाने के लिए आपको एडिशनल फिलर मेटल की जरूरत पड़ेगी. द फिलर वायर कैन बी फेड मैनुअली और यूजिंग सम वायर फीड मैकेनिज्म जैसे स्पूल. फॉर फीडिंग स्मॉल डायमीटर फिलर वायर 0.8 to 2.4 mm, usually push type wire feed mechanism with a speed control device is used. With a speed control device is used. Selection of a filler wire should be done after giving a full consideration of following aspects such as mechanical property, requirement, metallurgical compatibility, cracking tendency of base metal under welding conditions, fabrication conditions, etc. अब ऐसा देखा गया है कि सेम मटेरियल का फिलर वायर भी अगर लेते हैं आप बेस मटेरियल के बराबर के जैसा, तब भी क्रैकिंग की टेंडेंसी आपको देखने को मिलती है. तो इसलिए आपको इस चीज का ख्याल होना चाहिए कि किस तरीके का मैकेनिकल प्रॉपर्टी रिक्वायरमेंट है हमको, मेटलर्जिकल कंपेटिबिलिटी किस तरीके की है, क्रैकिंग टेंडेंसी कैसा है ऑफ द बेस मेटल अंडर वेल्डिंग कंडीशंस, फैब्रिकेशन कंडीशन एक्सेट्रा. तो ये चीज अगर माइंड में आप लेके चलेंगे तब आप प्रॉपरली फिलर वायर को सेलेक्ट कर पाएंगे. शील्डिंग गैस, नाम से पता है शील्डिंग, इसका मतलब ये बचा रहा है किसी चीज से. किससे बचा रहा है? ऑक्सीडेशन से. ऑक्सीडेशन से बचा रहा है. तो हीलियम, आर्गन
and their mixture are commonly used as an inert shielding gas for protecting the weld pool depending on the metal to be welded. Critically, yeah, criticality of the application and economics. ये इस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि आप हीलियम इस्तेमाल करें, आर्गन इस्तेमाल करें या उसका मिक्सचर इस्तेमाल करें। किसके लिए? फॉर शील्डिंग पर्पस। इन इनर्ट गैस का आप इस्तेमाल करें वेल्ड पूल को प्रोटेक्ट करने के लिए। ये किस चीज के ऊपर डिपेंड करेगा कि उसका एप्लीकेशन है जो आप कर रहे हैं वो कितना क्रिटिकल है, वेल्ड की स्ट्रेंथ आपको कैसी चाहिए, पूरी इकोनॉमिक्स उसकी कैसी है, कॉस्ट फैक्टर, तमाम चीजें उसमें इन्वॉल्व होगा। नेक्स्ट पॉइंट, कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड विथ गैस टंगस्टन आर्क वेल्डिंग प्रोसेस। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड ब्रेक करेगा, थर्मल डिकम्पोजिशन जब होगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड और ऑक्सीजन में फिर वही दिक्कत, ये ऑक्सीडेशन को बढ़ावा देगा, इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड का यूज नहीं कर रहे हैं। तो कार्बन डाइऑक्साइड इज नॉट यूज्ड with gas tungsten arc welding process as high temperature in arc environment the thermal decomposition of carbon dioxide produces carbon monoxide and oxygen। उससे क्या होगा? ऑक्सीजन से आपका ऑक्सीडेशन के चांसेस बढ़ जाएंगे। inert gases argon and helium are the most commonly used shielding gases for developing high quality weld joints of reactive and ferrous metals। आर्गन और हीलियम, और कभी कभी इस मिक्सचर का भी इस्तेमाल हम करते हैं। किस पर्पस के लिए? फॉर द पर्पस ऑफ शील्डिंग। क्यों शील्ड करते हैं? ताकि एटमॉस्फेरिक गैस से या ऑक्सीजन से रिएक्ट करके ऑक्साइड फॉर्मेशन ना करे, ऑक्सीडेशन ना कर हो, वेल्ड स्ट्रेंथ को इंप्रूव किया जा सके, उसको वीक होने से बचाएं। तो ये सब बेनिफिट्स हैं इस इनर्ट गैस का इस्तेमाल करने के पीछे। जो कारण है वो यही है कि ऐसे इनर्ट गैस हमको शील्ड प्रोवाइड करते हैं। अब शील्डिंग हम टीआईजी में इनर्ट गैस से करते हैं, सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में वही शील्डिंग आपका फ्लक्स करता था। जो कॉमन आर्क वेल्डिंग आप इस्तेमाल करते हैं उस इलेक्ट्रोड के ऊपर जो कोटिंग किया रहता है वह भी फ्लक्स शील्डिंग के तौर पे वर्क करता है। तो आपका जो एम है वो है शील्ड प्रोवाइड करना उस वेल्ड पूल को, वेल्डेड जोन को, ताकि एटमॉस्फेरिक कंटामिनेशन ना हो और ज्वाइंट का स्ट्रेंथ है वो मेंटेन रहे, वो वीक ना हो। ये एम होना चाहिए। अब वो चाहे गैस से आप करें, चाहे फ्लक्स की कवरिंग कर दें सबमर्ज्ड आर्क वेल्डिंग में, चाहे आप
कॉमन आर्क वेल्डिंग में इलेक्ट्रोड के ऊपर कोटिंग कर दें फ्लक्स का, तो इससे आप ऐसे कर सकते हैं, शील्डिंग प्रोवाइड कर सकते हैं। शील्डिंग के पीछे जो रीजन है वो यही, स्मॉल अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन or helium is often added in argon to increase the penetration capability and welding speed. हाइड्रोजन और हीलियम के कुछ पार्ट्स आप आर्गन में इंक्रीज करते हैं, मिक्स करते हैं, तो वो क्या करता है, पेनिट्रेशन की कैपेबिलिटी को इंक्रीज कर देता है, वेल्डिंग स्पीड आपकी इंक्रीज हो जाती है। ऐसा भी आप कर सकते हैं। एडवांटेज ऑफ आर्गन ओवर हीलियम एज अ शील्डिंग गैस, क्या एडवांटेज है? फॉर जनरल पर्पस क्वालिटी वेल्ड आर्गन ऑफर्स मेनी एडवांटेज ओवर हीलियम। आर्गन का क्या एडवांटेज है हीलियम के ऊपर? इजी आर्क इनिशिएशन, कॉस्ट इफेक्टिव एंड अवेलेबिलिटी, good cleaning action with AC or direct current electrode positive in aluminum and magnesium welding. Shallow penetration required for thin sheet welding of aluminum and magnesium alloys. Electrode for TIG torch. The electrode for tungsten inert gas welding process can be pure, या उसको कहेंगे अनकोटेड, या कोटेड विथ जिरकोनियम, लैंथेनम एंड थोरियम। दोनों तरीके का इलेक्ट्रोड आप इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप प्योर इलेक्ट्रोड का इस्तेमाल कर रहे हैं, टंगस्टन इलेक्ट्रोड का, तब एक दिक्कत आएगी कि उसकी लाइफ कम होगी, उसमें डैमेज ज़्यादा होगा और लो करंट कैरिंग कैपेसिटी होगी। लेकिन अगर उसके ऊपर कोटिंग कर देंगे जिरकोनियम की, लैंथेनम की या थोरियम की, तो करंट कैरिंग कैपेसिटी बढ़ जाएगी। The electrode of tungsten inert gas welding process can be pure, uncoated or coated with zirconium, lanthanum या thorium. However, pure tungsten electrode offers shorter life than coated electrode. ठीक है, तो जो कोटेड इलेक्ट्रोड होगा उसकी लाइफ ज़्यादा होगी। क्यों? Because of the rapid wear and tear of pure tungsten electrode, owing to thermal damage caused by their low current carrying capacity. Low current carrying capacity. तो जो प्योर टंगस्टन होता है उसमें रैपिड वियर और टीयर होता है, और थर्मल डैमेज किस कारण से? लो करंट कैरिंग कैपेसिटी के कारण ऐसा होता है। The damage to electrode primarily occurs due to the fact that tungsten carbide
formed during steel welding of reaction between tungsten and carbon has lowers the melting point than tungsten. ये डैमेज क्यों कर रहा है? क्योंकि टंगस्टन कार्बाइड का फॉर्मेशन हो जा रहा है। रिएक्शन टंगस्टन और कार्बन के बीच में हो जा रहा है, जो कि कहीं ना कहीं ओवरऑल मेल्टिंग पॉइंट को लोअर कर दे रहा है देन टंगस्टन। Particles generated from pure tungsten electrode due to the thermal damage cause contamination of weldment as tungsten particle inclusions. Therefore, pure tungsten electrode are not used for critical welding applications. जो प्योर टंगस्टन से जब आप वेल्डिंग कर रहे होते हैं तो उस पर्टिकुलर टाइम पे थर्मल डैमेज के कारण जो कंटामिनेशन हो जाता है टंगस्टन पार्टिकल को इंक्लूड हो जाता है, इस कारण से टंगस्टन इलेक्ट्रोड का हम लोग प्योर फॉर्म में यूज नहीं करते हैं क्रिटिकल वेल्डिंग एप्लीकेशन के टाइम पे। प्योर टंगस्टन इलेक्ट्रोड आर फ्रीक्वेंटली कोटेड ऑक्साइड ऑफ थोरियम, zirconium, lanthanum. These oxides are expected to perform two important functions. अगर कोटिंग कर ली जाएगी तो वही कहा गया कि मतलब वो उसकी ऑक्साइड की कोटिंग कर ली जाती है थोरियम, जिरकोनियम, लैंथेनम की। तो ये क्या करता है, अगर आप कोटिंग कर देते तो आर्क स्टेबिलिटी को इंक्रीज कर देगा, करंट कैरिंग कैपेसिटी को इंक्रीज करेगा। टाइप ऑफ वेल्डिंग, करंट एंड पोलरिटी। Current carrying capacity of an electrode with direct current electrode negative polarity is found to be higher than direct current electrode positive and AC welding, because direct current electrode negative generates lesser 1/3 of total heat in tungsten electrode side compared to direct current electrode positive and AC welding. इसी कारण से करंट कैरिंग कैपेसिटी डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव की ज़्यादा होती है, पोलरिटी की ज़्यादा होती है उस तरफ की, तो नेगेटिव टर्मिनल है। द डायरेक्ट करंट इलेक्ट्रोड नेगेटिव पोलरिटी इज प्रिफर्ड फॉर वेल्डिंग ऑफ स्टील, निकल alloys and other metals where cleaning action is not very crucial for developing successful weld joint. अब आज के लिए इतना ही करते हैं, नेक्स्ट टॉपिक्स में हम लोग आगे के लेक्चर्स में बात करेंगे। और ठीक है, ठीक है, आज इतना ही हो गया था, हमारा थोड़ा सा और है, नेक्स्ट टाइम पे बात करेंगे।